हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हो जाता है वो राजन सीरीज़ में संस्कृत सब्जेक्ट आपका हो जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की क्लास में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल पर न्यू है ना। और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस लाइक ही करना रहेगा। क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है और सीरीज़ के अकॉर्डिंग 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है या द्विगु समास है या द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? तो यथाशक्ति यानी क्या होता है? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास हो जाएगा, है ना। और इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? शक्ति के अनुसार। वर्णों के समूह को कहते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या गीत कहते हैं। तो वर्णों के समूह को देखिए, वर्णों का जो समूह है तो उसको तो आप वर्णमाला ही कहेंगे ना। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि वर्णमाला में किसी भी भाषा में सभी वर्गों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, तो ये वर्णमाला हुई, है ना। और वर्ण है, अगर ऐसा नहीं कि 52 वर्ण है, ठीक है, लेकिन अगर वो व्यवस्थित नहीं है तो वो वर्णमाला नहीं है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो इस तरह से, तो जहाँ पे आपका लिखा हो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वो आपका सही होगा। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। और ऐसा नहीं कि स्वर बाद में है, व्यंजन पहले है, या का खा गा घा पहले है और छोटा बड़ा बाद में है, इस तरह से नहीं। आपका छोटा से स्टार्ट होता है और ज्ञा पर ख़त्म होता है और चार आपके जो संयुक्त हो जाते हैं, छ त्रंग ज्ञा श्रा, ये भी हैं, सब मिला के तब वो क्या हुआ? व्यवस्थित समूह हुआ। और यद्यपि इत्यादि पित्रागम में संधि बताइए। यड़ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे देखेंगे यड़ संधि। क्यों यड़ संधि है? यहाँ पे पहले हम आंसर की तरफ देखिए चले हैं, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर ये यड़ संधि है तो यहाँ पे ये यड़ संधि क्यों है? ठीक है, तो क्लियर करते हैं। इसमें क्या होता है, जो छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर छोटी ई और क्या बड़ी ई को या में परिवर्तित कर दिया जाता है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा? तो वाह हो जाएगा। और ऋण के बाद भिन्न स्वर आने पर ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा रा। तो इस तरह से ये यड़ संधि हो जाएगी। और नायका का संधि विच्छेद बताइए। तो नायका, नय प्लस अका या ना प्लस अका या न प्लस अका या नय प्लस आग, क्या होगा? तो नायक का जो संधि विच्छेद हो जाता है, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो आ ऑप्शन है, यानी नय प्लस अका, यानी ना में आय की मात्रा लगेगी, नय प्लस अका। ये कैसे होगा? तो इसमें क्या है? इसमें अयादि संधि है। क्यों है अयादि संधि? तो इसमें क्या हुआ है? आय और आ के मेल से आय बनता है। क्या बनता है? ए, यहाँ पे आय और आ के मेल से क्या बन गया? आय बन गया। और जब आय बन गया तो क्या हो गया? नय प्लस अका हो गया। और कौन सी संधि हो गई? तो अयादि संधि हो गई। पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुख में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा हो जाएगा? तो पंचवटी। पंचवटी का मतलब क्या होता है? अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे पंचवटी का,
देखिए जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, रट्टा कितना भी मार लेंगे लेकिन फिर भी आपको समझना ही रहेगा। तो पंचवटी का मतलब क्या होता है? पंचवटी का मतलब हो जाता है 5 वटों का समूह। अब जैसे त्रिलोकी, तो त्रिलोकी यानी 3 लोक, है ना। नवरात्रम यानी यहाँ पे क्या है? पंचवटी यानी 5, यानी गिनती आई है। त्रिलोक यानी यानी 3, नवरात्रम यानी 9 आए हैं, यानी यहाँ पे सब में क्या है? तो गिनती आई हुई है। और जहाँ पर ये नंबर्स गिनती आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पीताम्बर, नीलकंठ, दशाननः, चंद्रशेखर में समास है, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, कौन सा हो जाएगा? 36 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए देखिए, तो सबसे पहले क्या आंसर की तरफ चले या इस पर डिस्कस कर लें? तो चलिए सबसे पहले हम आंसर पे चलेंगे। अगर ये ऐसा है तो क्यों है, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीताम्बरः, नीलकंठ, दशाननः, चंद्रशेखर में समास कौन सा हो जाएगा? 36 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा? तो जैसे पीताम्बर का समास विग्रह करने पर क्या होगा? तो पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका अर्थात कौन हुए? अर्थात कृष्णा जी, है ना। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, भाई नीलकंठ कहा तो उसके बाद क्या है? पहला पद और दूसरा पद। अब उसके बाद इसमें तीसरा पद मुख्य होगा, पहला पद और दूसरा पद तो नहीं, तीसरा अर्थ इसका निकल कर आएगा। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन तो 10 यानी 10 है आनंद जिसके, यानी कौन हुआ? रावण हुआ। तो यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है जो उसका अर्थ निकल कर आया, है ना। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। और जहाँ पर ऐसा आपको कुछ मिलता है देखने को, जहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि होगा। और जहाँ पे गिनतियाँ आती हैं वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे द्विगु होगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी देखिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात पद में कारक है, कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता है या क्रम है, यानी कर्म है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो अपादान, संप्रदान, कर्ता, कर्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। अब अपादान कैसे होगा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वो व्याकरण स्थिति है, यानी क्या? व्याकरणिक स्थिति है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। जैसे क्या कह रहे हैं? वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्षों से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अपादान। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग हो तो यानी यहाँ पे क्या होगा? अपादान होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वस्तु से अलग होना, तो अपादान। डरना, सीखना, लजाना या तुलना करना, जैसे किसी से हमने उसकी तुलना कर दी या हम लजाए या हमने क्या किया? कोई चीज़ सीखी, तो क्या हुआ? वहाँ पे अपादान ही होगा। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक है। तो इसकी जो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? तो से हो जाएगा। 19 का अर्थ क्या है? तो 12 है, 20 है, 40 है, 29 है। तो 19 यानी एक कम है विंशति में, विंशति मतलब 20 होता है और एक कम है, ठीक है ना। एक कम है तो कितना हुआ? तो भाई 19 हो गया। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है तो कितना हो गया? 19 हो गया। इसी तरह से देखिए 1 से लगा के 50 तक की गिनतियाँ तो आपको आनी ही आनी चाहिए संस्कृत में। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी ये होता है कि दे दिया, जैसे यहाँ पे 19 का अर्थ क्या हुआ तो आपको पता है 19, कभी ऐसे दे दिया 20 जो है उसको संस्कृत में लिखे, या 19 है उसको संस्कृत में लिखे, या 30 है उसको संस्कृत में लिखे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे अष्टादश, तो अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है, और उसमें 10 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अष्टादश यानी 18 हो जाएंगे। विंशति, विंशति मतलब 20 होता है। अगर एक कम है
अगर एक कम है तो कितना होगा 19 होगा, अगर एक ज़्यादा है तो कितना होगा 21 होगा। यानी इसमें संस्कृत में जो गिनतियाँ अगर आपने 10 तक अच्छे से समझ ली तो आप 100 तक गिनतियाँ बहुत अच्छे से आप लिख ले जाएंगे। जैसे एक को क्या कहते हैं तो एकह कहते हैं, दो को क्या कहते हैं द्वा, और तीन को क्या कहते हैं तो तीन को त्र, ता में रा और यह त्र, और चार को क्या कहते हैं तो चार को चतवारा हो जाएगा, और पाँच को क्या कहेंगे पच। ठीक है, तो इस तरह से आप कम से कम तो 1 से 50 तक समझ ही लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि आपका क्लास ऐसा आएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ये चीज़ें तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम कहते नहीं कि कम टाइम होता है, माइंड वर्क नहीं कर रहा होता है, तो क्या होता है मन करता है कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसमें हम एक ही क्लास में क्या धुरंधर बन जाए, वरना ऐसा होता नहीं है। खैर, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और उसके बाद आप वो क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी और ऐसी क्लास आपके सम्मुख आएगी। ठीक है, फिर क्या है विप्राय गा ददाति में कारक है। क्या है कारक तो करता है, करण है, संप्रदाय है, अपादान है। यहाँ पे अब देखिए क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है विप्राय गा ददाति, यानी गाय जो है वो क्या की जा रही है विप्राय यानी ब्राह्मण को दी जा रही है ना। तो जब हम कोई चीज़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे हम किसी को उपहार स्वरूप कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है संप्रदान होगा। ठीक है, और कोई चीज़ अलग हो रही है तो वो अपादान होगा। यहाँ पे समझ लेंगे संप्रदान कारक यानी क्या है ब्राह्मण को गाय दी जा रही है, यानी विप्राय गा ददाति ऐसे भी आ सकता है कि ब्राह्मण को गाय दी जा रही है, इसका संस्कृत में अनुवाद करें, या विप्राय गा ददाति ऐसे दे दिया, इसको हिंदी में आप लिखें, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या है हर तरह से तोड़ मड़ोड़ के उसको तैयार करना है, और जो चीज़ मैं बताती चल रही हूँ ना उसे आप लोग क्या करेंगे अपने नोटबुक में नोट ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आपके कोई भी सच्चा साथी है तो सिर्फ आपके नोटबुक, आपकी बुक्स, यही आपके सच्चे साथी है और कोई भी नहीं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, ये आपके काम आएंगे। और अभी जो आपके सेमेस्टर आप क्लियर कर रहे हो, कंप्लीट करोगे, इसमें तो आपके काम ही आएंगे, और आगे जब आप सीटेट सुपर टेट के लिए तैयारी करेंगे उस टाइम भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। त्रिशत का अर्थ है क्या है तो 30 है यानी त्रिशत है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा त्रिशत, एक ये जो बिंदी रखी है ना तो इसका बड़ा भाई कमाल है, ये बहुत ही कमाल की होती है, ये तो आपको पता ही है। तो खाली अगर त्रिशत लिखा है तो आंसर बदल जाएगा, और अगर ये बिंदी लगी हुई है तो आंसर बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 30 है, 40 है, 23 है, 13 है, तो कितना हुआ 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है 30 है, और अगर ये बिंदी नहीं लगी होती तो कितना होता है 300 हो जाता है, बहुत फर्क हो जाता है ना। गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है क्या है गम प्लस त्वा, और बा में है गम प्लस तुमना, और सा में है गम प्लस शत, और दा में है गम प्लस शानच। क्या हो जाएगा गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गम प्लस कत्वा हो जाएगा। कैसे बात कर लेते हैं, गत्वा पद का प्रकृति और प्रत्यय गम जाना धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है, और गम यहाँ मूल धातु है और कत्वा इसका कृत प्रत्यय है। क्या है कृत प्रत्यय है, और जिसमें गत्वा शब्द बना है और जिसका अर्थ है जाकर या गति समाप्त करके हो जाएगा। एक बार फिर से क्लियर करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय गम प्लस कत्वा। अब इसमें क्या है जो गत्वा पद का प्रकृति और प्रत्यय गम जाना धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है, और गम यहाँ मूल धातु है। क्या है जो गम है वो मूल धातु है और कत्वा उसका कृत प्रत्यय है, और जिससे गत्वा शब्द बनता है और जिसका अर्थ है जाकर या गति समाप्त करके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का जो आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन देखिए यारा लावा है या टा वर्ग है या का वर्ग है या शा शा सा हा है, क्या हो जाएंगे
तो जो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे वो आपकी या, रा, ला, वा हो जाएंगे। अगर का वर्ग की बात करें तो ये कंठ हो जाते हैं। कंठ जैसे का जब आप बोलते हैं तो कंठ यानी गले से आवाज निकल रही है ना, तो ये क्या है, कंठ है। और ट, ठ, जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये क्या है। और जो आपका पिछड़ी शा, शा, शरीफे वाला शा और छोटा सा, यानी 3 सा होते हैं, एक शरीफे वाला शा होता है, एक पिछड़ी शा होता है और एक छोटा सा, उसको सिर्फ सा भी कहते हैं, है ना। और हा है, ये क्या है, ये ऊष्म है। तो टा जो है वर्ग, ये कौन कौन से हैं, ठीक है, और किस में आते हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, कौन कौन से हैं, शा है, पिछड़ी शा है, सा और हा है, सभी हैं। तो ऊष्म जो हो जाते हैं वो आपके शा, पिछड़ी सा, यानी जो बड़ा शाह हो जाएगा, पिछड़ी शाह हो जाएगा और सा, हा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। इसलिए आपके सभी जो द ऑप्शन है वो एकदम से राइट है, यानी 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो द ऑप्शन है वो राइट है। का सही रूप है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एक संयुक्त जो है उसमें पूछ लिए जाते हैं, वो भी देखिए अभी डिस्कस करेंगे। का सही रूप है, तो का हलंत प्लस आ, और का प्लस छोटा आ में हलंत लगा हुआ है, और का हलंत प्लस छोटा आ में हलंत लगा हुआ है, और कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम बड़ा कंफ्यूज है भाई, कैसे इसको क्लियर करें। तो क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो का हलंत जो लगा हुआ है, तो हलंत का मतलब हो जाता है आधा। जैसे आपने का लिखा, आधा का आपको लिखना है तो इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। और आधा का आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से भी आपने हलंत लगा दिया, कोई भी अक्षर के नीचे आपने हलंत लगा दिया, मतलब वो आधा हो गया। अब इसमें अगर हम इसको पूरा करें और हलंत लगा भी है और हम इसको पूरा करना चाहते हैं तो क्या होगा, छोटा आ हम इसमें लगा देंगे, क्या लगा देंगे, छोटा आ लगा देंगे, बराबर क्या बन जाएगा, पूरा का ये बन जाएगा। अब ये आधा नहीं रह गया है, यानी का के अंदर, खा के अंदर, गा के अंदर एक छोटा आ छिपा रहता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो जब वो छोटा आ निकला तो ये हलंत लगा। अब यहाँ पे देखिए का हलंत प्लस छोटा आ, 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। तो का और हलंत प्लस छोटा आ जो हो जाएगा यही आपका राइट है। और इस तरह से सिर्फ का ही नहीं, कोई भी अक्षर दे दें आपको, और जैसे खा दे दिया, खा हलंत प्लस छोटा आ, गा हलंत प्लस छोटा आ, यही सही होगा। ऐसे नहीं कि जैसे गा है उसमें भी हलंत लगाए फिर छोटा आ में भी हलंत लगाए, यानी कि गलत है। या गा है उसमें हलंत नहीं लगाए और छोटा आ में हलंत लगाए, यानी वो गलत होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ध्यान से समझने वाली हैं ये, क्योंकि एक एक नंबर का सवाल होता है। और का हलंत प्लस पिछड़ी के मिलने से क्या बनता है। अब यहाँ पे क्या संयुक्त व्यंजनों की बात की जा रही है। अब संयुक्त जो व्यंजन है वो किससे बने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो का और हलंत प्लस पिछड़ी शा के मिलने से बनता है रा बनता है, या ज्ञा बनता है, या शा बनता है, या ये जो का क्षत्रिय वाला अच्छा है ये बनता है। कौन सा बनता है, 45 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दा जो क्षत्रिय वाला अच्छा है ये हो जाएगा। और इसमें पूछ लिया जाता है शा, इसमें कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, है ना, या इसको तोड़िए, या इस तरह से क्वेश्चन वो घुमा के कुछ भी दे देंगे। लेकिन आपको पता है ये कौन से अक्षर हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका अक्षर है ये कौन सा अक्षर है, तो संयुक्त है। अब संयुक्त अक्षर होते कितने हैं ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। अगर पूछ ले कौन कौन से होते हैं तो छ, त्रंग, या श्र होता है, ये 4 अक्षर हो जाते हैं। इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें, और इसमें क्वेश्चन इतने बनते हैं, इतना घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं कि हाँ माइंड कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कंफ्यूज कब होता है, जब चीज़ें हमारी तैयार नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, का हलंत प्लस पिछड़ी शा के मिलने से बनता है क्षत्रिय वाला अच्छा। और जीवेशु मानव श्रेष्ठ, वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है, तो सप्तमी का है, तृतीया का है, पंचमी का है, षष्ठी का है, किसका है, तो आपका हो जाएगा जीवेशु मानव श्रेष्ठ। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सप्तमी हो जाएगा। पूछ रहे हैं किस विभक्ति का है, तो सप्तमी विभक्ति है। और इसका अर्थ क्या है, जीवेशु का अर्थ होता है जीवों में,
भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो आप समझते हैं कि जहाँ पे अगर अनुप्रास है, मान लीजिए यहाँ पे अनुप्रास है, मानना क्या है, अगर आपको पता है तो आपने टिक कर दिया होगा, लेकिन सपोज देन, मैं अभी आंसर पे नहीं जा रही हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपने स्टार्टिंग से कैसे लर्न की है कि जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें फैल रही हैं जलथल में, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें यानी चा 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 की बार बार आवृत्ति हुई है ना, तो ये कौन सा हो जाता है। तो इसी तरह भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, और यमक यानी कनक कनक तेसो गुनी मात कथा अधिकाय है ना, कनक कनक यानी एक ही चीज दो बार है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक कनक का क्या अर्थ है, सोना, दूसरे का यानी धतूरा है ना, और कनक का तो गेहूं भी होता है। यानी शब्द तो आप एक ही लिख रहे हैं लेकिन जब भी लिख रहे हैं तो उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, यानी यहाँ पे यमक हो जाएगा। ठीक, और आंसर आपका अनुप्रास ही होगा। और ऊष्म व्यंजन है या रा लावा छतरंगिया और पिछड़ी शाह और बड़ा शाह शाहा और कोई नहीं। तो ऊष्म, जब ऊष्म का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो मुंह से क्या होता है, जब मुंह के पास आप अपना हाथ लेके जाएंगे हथेली, और जब बोलेंगे शाह, ठीक है, तो एक गर्म वायु आपके मुंह से निकलेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब गर्म वायु निकल रही है यानी ऊष्म, और ऊष्म क्या हुआ, शा 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 हा, ये अक्षर आप बोल के देखें तो क्या लगेगा कि हाँ गर्म वायु निकल रही है और जोर भी पड़ रहा है। हम जब बोल रहे हैं तो जोर भी पड़ रहा है, तो यानी क्या है, ऊष्म, यही आपके हो जाएंगे। सा जो ऑप्शन है वो राइट है। या रा लावा क्या है, तो अंतस्थ हो जाएंगे। छत्रंग या श्रा क्या है, तो ये संयुक्त हो जाएंगे क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन है कौन सा, आप देखिए फिर से घुमा घुमा के मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन क्या है, आंसर हर बार अलग है। तो संयुक्त क्या है, अब देखिए छत्रंग्या है ना, तो यहाँ पे तीनों में दे दिया, और सभी यानी कि भाई सभी है, ये तो आपको पता ही है कि चार ही होते हैं, यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं और एक ऑप्शन में चार यानी सभी लिखा हुआ है, तो यानी सभी आंसर राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जा हलंत प्लस यहाँ के योग से बनता है, क्या बनता है, तो ज्ञानी, ज्ञानी वाला ज्ञा बनता है या त्रा बनता है, या क्षत्रिय वाला छा प्लस हा बनता है, या तीन कौन बनता है। यानी तीन का मतलब ये भाई सभी है ना, तो जा हलंत प्लस या के योग से कौन सा बनता है, तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा ज्ञा। और देखिए इसी में छिपा होता है, अगर आप जैसे जा बनाए, जा बनाया, ऐसे ही तो जा बनाएंगे है ना, और यहाँ बनाया इस तरह से, देखिए आंसर इसी में। कोई चीज़ ये नहीं कि कंफ्यूज होने वाली नहीं होती है, अगर ट्रिक से समझना चाहे तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे कहते हैं, उसे यानी क्या कहते हैं, तो जो ऊपर जो बिंदु लगी है, ठीक है, तो विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, हलंत कहते हैं। तो आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको तो कहेंगे अनुस्वार, क्या कहेंगे, अनुस्वार। और विसर्ग क्या होता है, जो दो बिंदियां लगी होती है ना उसको। अनुनासिक, अनुनासिक हमने क्या, जब भी इस तरह ये चीज़ आती है तो हम आप लोगों को बताते हुए चलते हैं कि जैसे अनुस्वार, अनुस्वार में ना कितनी बार है, एक बार है यानी एक बिंदु, और अनुनासिक, अनुनासिक में ना कितनी बार है, दो बार, तो एक चांद हो जाएगा और एक बिंदु हो जाएगा यानी चंद्र बिंदी हो जाएगी, तो ये अनुनासिक है। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अनुस्वार यानी एक ना यानी एक बिंदी, अनुनासिक यानी दो ना और एक चांद और एक बिंदु, ठीक है। हलंत आपको पता है, कोई भी अक्षर आप बनाएंगे और नीचे इसको लटकन को लटका देंगे यानी लगा देंगे, ये आपका हलंत है। इसका वर्क क्या होता है, ये अक्षर को आधा कर देती है, ठीक है। इसको हटा देंगे तो अक्षर पूरा हो जाएगा, और अगर इसको लगा देंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम आधा कहाँ गया, तो आधा ये छोटा आ हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको भी लिखेंगे तब ये पूरा होगा।
विसर्ग का उच्चारण स्थान बताएं। तो तालु है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आपका जो हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा, यानी कि कंठ यानी गला, जब हम गले से बोलते हैं यानी कंठ पे हमारे जोर पड़ता है वो। और दंत जब हम दांतों से, यानी जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो जबान है यानी जीभ है वो दांतों से टकराती है। जैसे आप बोलें ता, था, दा, धा, यानी क्या है, जो जबान है वो दांतों से टकरा रही है वो दंत है। जब हम बोलते हैं ओष्ठ से, ओष्ठ का मतलब कोई अक्षर बोलते हैं पा, तो पा बोला दोनों होठे आपस में टकराएं, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये क्या हुआ, ये ओष्ठ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है संधि के कितने भेद हैं। तो एक भेद है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। संधि के कितने भेद हैं। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें आपके 3 हो जाएंगे। और देवालिया में संधि है, देवालिया में संधि कौन सी है। तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है, कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, देवालय, तो देवालय मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। और वधुत्सव का संधि विच्छेद बताएं। तो वधु प्लस उत्सव या वधु प्लस उत्सव या वधु, यानी देखिए इसमें क्या फर्क है, छोटऊ की मात्रा लगी और इसमें बड़ऊ की मात्रा, यानी वधु प्लस उत्सव या कोई नहीं। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका हो जाएगा वधुत्सव। तो वधु आप इसको अलग करेंगे, क्या वधु, और इसमें क्या है उ एक और उ छिपा हुआ है, तो उत और आपका सवा, तो वधुत्सवा हो जाएगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद, तो देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, यानी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। और देव प्लस इंद्र या इनमें से कोई नहीं, तो देवेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो क्या हो जाता है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देव प्लस इंद्र, यानी कि जो आ ऑप्शन है वो राइट है। और तवलकर रमीशः महोत्सव में संधि है, कौन सी संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, कौन सी हो जाएगी। तवलकर रमीशः महोत्सव, कौन सी हो जाएगी, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सा का है दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सा, जब आप सा बोलेंगे तो देखिए आपकी जो जबान है किससे टकराए, सा, यानी ऊष्म तो ये है, ये चीज़ तो है, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि सा, शा और हा ऊष्म होकर ये और क्या है, तो ये दंत भी हैं, क्योंकि कहते हैं नहीं कोई इंसान कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें कई खूबियाँ होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक ही खूबी होती है, कुछ ऐसे होते हैं मतलब ये तो नहीं कह सकते कि कोई खूबी नहीं होती, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम होती है ना, तो बस वही वाली बात है। तो सा वर्ण का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो दंत हो जाएगा। और ऊष्म तो ये है, ये दांतों से देखिए टकराया, जबान क्या है दांतों से टकराए, यानी सा आप बोलेंगे तो टकराएगी। और फिर यहाँ पे क्या है, चत्वारिश्त शब्द का अर्थ है, तो 34 है, 43 है, 103 है, 300 है। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चत्वारिश्त शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, 43। अब देखिए यहाँ पे 43 चत्वारिश्त, तो ये आपका कितना हो गया, ये चत्वारिश्त तो 40 हो गया। अब 3 और ज़्यादा तो त्रिश, तो 3 ये ज़्यादा हो गए, तो 40 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 43 हो गया। पंचवटी में समास है, पंचवटी में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पंचवटी 5 वट है ना, यही वाली तो है पंचवटी, यानी 5 यहाँ पे सबसे पहले अंक आ रहे हैं, गिनती आ रही हैं,
द्वंद, दिग्गु, बहुब्रीहि या कर्मधारय, तो कौन सा होगा? दिग्गु होगा, है ना। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताएं। अब विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है। 61 नंबर का क्वेश्चन जी। विसर्ग जो है वो आपका कंठ हो जाएगा। और गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। क्या है गमनम में? तो गम प्लस ल्यूट, या गम प्लस युच, या गम प्लस अन, या त्यज प्लस ल्यप। क्या हो जाएगा? 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गम नम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गम प्लस ल्यूट हो जाएगा। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट ही रही है, कुछ हेल्थ इशू ये समझ लें, और उसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग स्टडी को अच्छे से करें, नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि स्टडी को भाई ज़रूर करें। ये नहीं होता है कि हम पढ़ के करेंगे क्या, है ना। वो तो आपको पता ही है कि पढ़ के क्या किया जाता है और क्यों आप लोग ये तैयारी करें, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो इस पे ना रहें, बाकी आप लोग करें। और जब एग्ज़ाम डेट आएगी वो आ जाएगी, उसकी फ़िक्र में आप पढ़ाई ना करें तो ये चीज़ नहीं सही है। चलिए भाई फिनिश करते हैं इसको भी। पठनीयम पद में धातु एवं प्रत्यय है, कौन सा हो जाएगा? तो पठ प्लस अनियर, पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस शत, या सभी। 63 नंबर का जो हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा पठ प्लस अनियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी लोग भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको सेशन कैसा लगा, इसके बाद आपको कौन सी क्लास चाहिए, ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट किया कीजिए। क्योंकि हम तो अपने तरीके से चलते ही हैं, लेकिन जैसे ये आपकी संस्कृत जो सीरीज़ हो जाती है, संस्कृत सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये आप लोगों के कमेंट की वजह से हमने स्टार्ट किया। हो सकता है इसके बाद हम दूसरा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है जब कमेंट आने लगते हैं तो हम फिर उस पर फोकस करने लगते हैं, क्योंकि ये है कि मैम संस्कृत पढ़ा दें। अब उर्दू के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि उर्दू, ठीक है, तो वो भी क्लासेस आपकी अब स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से टाइम की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो टाइम चेंज करना पड़ जाता है। तो इससे टेलीग्राम पर क्या होता है कि आप लोगों को नोटिस मिल जाती है कि हाँ भाई इस टाइम आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो बस ये चीज़ हो जाती है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।